हम सब जानते हैं, हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई देशों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसीलिए हम 14 सितंबर 1949 को राजभाषा आयोग लागू हुआ। उसी के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं। वह विश्वविद्यालय स्तर पर मुख्य रूप से यूजी और पीजी यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी साहित्य का अध्ययन एक ऐच्छिक विषय के रूप में करवाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास जो अपना विशेष स्थान रखता है। उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, उसका काल विभाजन, नामकरण की मुख्य रूप से हम आज चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसीलिए हिंदी को हम एक राजभाषा के रूप में देखेंगे। साहित्य जिसमें सबका हित जुड़ा हो, वह हम रचना को साहित्य है वो बोल सकते हैं। इतिहास, इति जोड़ हास, यानी कि जो समय बीत चुका है उसे हम इतिहास है वो कह सकते हैं। इसलिए संपूर्ण रूप से देखें तो हिंदी साहित्य का गुजरा हुआ जो कल है वो हम आज के हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो काफी पुराना है, जिसे हम मुख्य रूप से 4 पद्धतियों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले जो इतिहास लेखक हुए, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अर्थात वर्ण के अनुक्रम के पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। उस इतिहास का लेखक का नाम है गारसा दतासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, 1839 ईस्वी में लिखा। वह वहीं पर आयरलैंड से ये प्रकाशित किया गया, जिसका प्रकाशन का नाम था ओरिएंटल प्रकाशन आयरलैंड। इसी क्रम में हम देखें तो दूसरा जो इतिहास ग्रंथ था वो हमारे एक भारतीय ने ही लिखा, जिनका नाम था शिव सिंह सेंगर। उन्होंने मुख्य रूप से शिव सिंह सरोज के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में ही लिखा गया। तीसरे इतिहास ग्रंथ की हम यदि बात करें तो एक अंग्रेजी लेखक हुए हैं, जिनको काफी मान्यताएं मिली। उनकी मान्यताओं का खंडन किया गया, परंतु उसके बाद भी उनकी मान्यताएं अपने एक सही स्तर पर जारी रही। और उस इतिहासकार का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम हम देखें तो हम पाएंगे उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उसके बाद मिश्र बंधु आए, जो 3 भाई थे मिश्र जाति के, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने लिखा मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने मुख्य रूप से अपने इतिहास ग्रंथ को जो आरंभिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक अलग अलग भागों में विभाजित करने का सफल प्रयास किया। इसके बाद नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो एक आलोचनात्मक समीक्षक माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इन्होंने लिखा 1929 ईस्वी में। और इन्होंने काल विभाजन करने की जो प्रक्रिया है उसको सही मायने में पहली बार प्रयोग में लिया। इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया और संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया और दोहरा नामकरण दिया, अर्थात 2 प्रकार, एक ही काल को उन्होंने 2 नाम है वो दे दिए। जैसे सबसे पहला काल आदिकाल, दूसरा नाम आदिकाल को नाम दिया इन्होंने वीरगाथा काल। दूसरा काल आपका आ जाएगा भक्ति काल को नाम दिया पूर्व मध्य काल। तीसरा जो काल था वो था रीतिकाल, जिसको नाम दिया उत्तर मध्य काल। और अंतिम जो चौथा काल था वो था आधुनिक काल, जिसको नाम दिया गद्य काल। यदि समय सीमा की बात करें तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को एक विक्रमी संवत अर्थात भारतीय महीनों के और वर्षों के अनुसार विभाजित करने का सफल प्रयास किया। इन्होंने आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल का जो समय सीमा है वो रखी 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। इन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा है वो रखी 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। इन्होंने रीतिकाल की जो समय सीमा है वो रखी 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। इन्होंने आधुनिक काल की जो समय सीमा रखी
1900 विक्रमी संवत से अब तक, यानी कि अब तक वो जारी है। इसी क्रम में हम देखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अन्य जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने भी लिखा। जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने। इसी क्रम में हम आगे देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, इन्होंने लिखा 1965 ईस्वी में। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का स्पष्ट रूप से प्रयोग है वो किया है। इसी क्रम में हम आगे देखें तो आपको गद्य का भी विभाजन अलग अलग भागों में मिलेगा जो आपको आधुनिक काल में मुख्य रूप से मिलता है। यदि हम रीतिकाल तक की बात करें तो इसमें पद्य लेखन का कार्य भी सर्वाधिक किया गया, गद्य लेखन का कार्य है वो न के बराबर किया गया। आधुनिक काल का विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने कर दिया, परंतु उसके बाद आगे लेखन का कार्य जो संभाला डॉक्टर नगेंद्र ने, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, यानी कि बहुत बड़ा इतिहास जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने आधुनिक काल को ही अपना विषय है वो बनाया है। डॉक्टर नगेंद्र एक ऐसा नाम है जो आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल से कम नहीं माना जा सकता। इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी इतिहास लेखन में आदिकाल में लेखन में अपनी भूमिका है वो निभाई है। यदि इसी क्रम में हम आगे देखें तो मुख्य रूप से निबंध के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो अपनी महती भूमिका है वो निभाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम चर्चा करें तो निबंध के क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने समीक्षात्मक आलोचनात्मक पुस्तकों का भी काफी विवेचन किया है। और सही मायने में देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में जिन भी लेखकों का, विद्वानों का मैंने जिक्र किया है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। यदि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हमको न मिला होता तो आज हिंदी साहित्य इस रूप में न होता। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के क्षेत्र में भी 3 पुस्तकों का विमोचन किया, मुख्य रूप से चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 3। इसमें मुख्य रूप से इनके निबंध, वो भी मनोविकार संबंधी निबंध और हमारे संबंधों से, मानव रिश्तों से, जैसे ईर्ष्या है, उत्साह है, इस प्रकार के निबंध हमको मुख्य रूप से इनकी चिंतामणि जो पुस्तकें हैं इनमें हमको दिखाई देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को आगे बढ़ाने का कार्य वो करते हैं, परंतु जो परिपाठी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चला दी थी उस परिपाठी को थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। साथ ही साथ हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य रूप से रामचंद्र शुक्ल की कई बातों का खंडन किया और उन खंडित बातों का उन्होंने तर्क सहित प्रमाण भी दिया। जैसे हम सबको विदित है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में सर्वा नहीं हो सकता। यदि सर्वे सर्वा वो होता तो वो ईश्वर का रूप होता। इसी क्रम में रामचंद्र शुक्ल है, उसके बाद जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। इनका नाम हम स्वर्ण अक्षरों में हिंदी साहित्य में लिख सकते हैं। इसी क्रम में इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल विभाजित 2 भागों में करने का एक इनका रामचंद्र शुक्ल का एक प्रमुख लक्ष्य भी रहा है, एक उद्देश्य भी रहा है कि आदिकाल की वीरता युक्त रचनाओं को मुख्य रूप से वीरगाथा काल के नाम से जान करके इसका नाम आदिकाल के स्थान पर वीरगाथा काल नाम रखना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित समझा। और आदिकाल जो नाम है वो कई जो विद्वानों हैं उन्होंने भी दिया है, परंतु जो रामचंद्र शुक्ल है वो वीरगाथा काल ही मुख्य रूप से मानते हैं। जो रासो काव्य है मुख्य रूप से, जिसमें पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज पद्मावती का जो काव्य है, रतन सेन का जो काव्य है, वो मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है और इसी कारण वो आदिकाल को वीरगाथा काल है वो नाम ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी कक्षा है वो आपको पसंद आई होगी और आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पृष्ठभूमि है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या है वीडियो में
कोई भी प्रश्न आप संबंधी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वह कमेंट बॉक्स में भी आपका जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। इसी निरंतर रूप से हम हमारी कक्षाओं का आयोजन करते रहेंगे और अगली कक्षा में हम मुख्य रूप से आदिकाल के कवियों के बारे में, आदिकाल की पृष्ठभूमि और आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।